माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टैक्स का लास्ट टॉपिक दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सबसे पहले हमने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा, सैलरी पढ़ा, ठीक है। इसके बाद बिजनेस पढ़ा और कैपिटल गेन भी पढ़ा, ठीक है। अब समझिए वो इनकम्स जो पिछले 4 हेड्स में नहीं आई। बिजनेस में आई बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन में आया कोई एसेट अगर हम बेचेंगे, सैलरी में आया आप कितनी सैलरी पकड़ते हो, हाउस प्रॉपर्टी में आया कि अगर आपका कोई मकान है जो आपने किराए पे दे दिया उसमें वो इनकम आई। अब वो इनकम्स जो पिछले 4 हेड्स में नहीं आई वो टैक्सेबल कहाँ पे है? अदर सोर्स में। समझ आ रहा है? द इनकम्स which does not the income which do not fall in previous four heads, previous four heads are taxable under this head। समझ आ रहा है? मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। यहां देखिए बेटा, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। मैंने कहा वो इनकम जो पिछले 4 हेड्स में नहीं आई वो टैक्सेबल कहां पे है? यहाँ पे। सर जैसे मैंने रिश्वत पकड़ी 5 लाख, 5 लाख मैंने रिश्वत पकड़ी। इज इट क्लियर? टैक्स वाले ने मुझे कहा ये पैसा कहां से लाया? मैंने कहा मैं नहीं बता सकता। चलो मत बताओ, लेकिन हमें टैक्स दे दो। क्या वो सैलरी से आएगा? वो कहां पे आएगा? अदर सोर्स में। समझ आ रहा है? सर अब अगर क्वेश्चन है ना सर, ऐसी कौन सी इनकम्स है विच आर टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्सेस, विच आर टैक्सेबल फ्रॉम, तो ये आपका पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पेपर इंपॉर्टेंट थेरेटिकल क्वेश्चन। गिव द लिस्ट ऑफ इनकम्स विच आर टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्स, विच आर टैक्सेबल फ्रॉम। समझ आ रहा है? तो सबसे पहली बात समझ आया बेटा, क्वेश्चन क्या है? लिस्ट ऑफ इनकम्स विच आर टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है बेटा, साथ साथ बेटा एक काम करेंगे, आप साथ साथ लिखेंगे, ठीक? मेरे साथ साथ आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लर्न भी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बेटा डिविडेंड ऑन शेयर्स। क्या कहा मैंने? डिविडेंड ऑन शेयर्स। हम शेयर्स पे पकड़ते हैं डिविडेंड। क्या पकड़ते हैं? मेरी बात समझिए बेटा, यहां से अब ज्यादा टाइम लेते हैं। डिविडेंड ऑन शेयर्स क्या कहा मैंने? शेयर्स पे हम क्या लेते हैं? डिविडेंड। सर मतलब डिविडेंड ऑन शेयर्स ऐसे लिखा होगा, आपको लिखा होगा लेट इट बी 12% प्रेफरेंस शेयर्स 10,000। क्या लिखा है? 12% प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब हमने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं 10,000 के और हमें कितना मिलता है? 12%। कितना मिलता है? 12%। तो इट इज टैक्सेबल लाइक 12 डिवाइड बाय 100 into that 1200 is taxable। सिंपल। हाँ, डिविडेंड। अब कंपनी होती है दो तरह की, इन्वेस्ट आप कर सकते हो विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। बात समझना, आप शेयर्स खरीदोगे कंपनी के, हाँ, कंपनी होगी या तो इंडिया की या तो होगी फॉरेन कंपनी। यहां तक ठीक? हाँ, पहले कबार जो इंडियन कंपनी थी ना उनका डिविडेंड था एग्जेम्प्ट, लेकिन अब वो टैक्सेबल है। चाहे कोई भी शेयर्स हो, विद इन इंडिया हो, आउटसाइड इंडिया हो, डिविडेंड ऑन शेयर्स क्या है बेटा? टैक्सेबल। याद है जब मैंने पिछली बार पढ़ाया था, मैंने कहा था शायद ये चेंज हुआ है। अगर आपको याद नहीं है, मुझे पता है ना, पूरा भरोसा है आप पे मुझे। सो डिविडेंड ऑन शेयर्स व्हाट इज इट? टैक्सेबल। डिविडेंड ऑन शेयर्स, चाहे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी हो, चाहे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी हो, चाहे डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी हो, या डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। इज इट क्लियर? आपने समझ आया? सर आप कैसे पहचानोगे कि डिविडेंड है? शेयर्स के साथ कोई रेट लिखी होगी, व्हाट इज दैट? डिविडेंड। इज इट क्लियर? लाइक दिस 12% प्रेफरेंस शेयर्स, या लिखा होगा इंटरिम डिविडेंड। ओके, वन मोर पॉइंट इज देयर, डिविडेंड एज बोनस शेयर्स। ये पॉइंट याद रखना बेटा। क्या? डिविडेंड एज बोनस शेयर्स। हमने एक को दे दिया मुफ्त,
मुफ्त दे दिया बेटा, ये लिस्ट है ना, आप समझिए। ठीक, हमने एक को दे दिया 50,000 के शेयर्स मुफ्त, वो भी हम डिविडेंड मानते हैं। यहाँ पे क्या मानते हैं? डिविडेंड। यहाँ देखिए बेटा, पता कर कॉपी, बाद में करोगे कॉपी, चक चक इट, सिर्फ एनालाइज करना। ठीक है, पहला पॉइंट जो है, जो पहला पॉइंट है, मैंने कहा डिविडेंड ऑन शेयर्स, डिविडेंड ऑन। तो सबसे पहले बताओ मुझे क्या है? इंडियन कंपनी टैक्सेबल, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी टैक्सेबल, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्सेबल, और डिविडेंड फ्रॉम डिविडेंड एज बोनस शेयर्स। इज इट क्लियर? डिविडेंड समझ आया? कैसे पहचानोगे आप? कैसे पहचानोगे? शेयर्स के साथ कोई रेट दी होगी, व्हाट इज दैट? डिविडेंड, एंड दैट डिविडेंड इज टैक्सेबल। टफ मत लगा कोई पॉइंट। ठीक, तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो ना। सो डिविडेंड ऑन शेयर्स, dividend from foreign company, dividend from Indian company, dividend from cooperative society, and dividend as bonus shares. These are taxable. Okay. So the second one is interest on security. You know interest on security? देखो security इन्होंने क्या कहा होगा? Security का मतलब है अगर आप कोई भी, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट लोन लेती है आपसे। आपने सुना होगा ना, इसके पास सर्टिफिकेट्स है, इसके पास एफडी है। ठीक, लोन, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। बात समझना सर, आपने हमने सुना था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है ये गवर्नमेंट के लिए, आप इस वक्त खरीद रहे हो। इन अदर वर्ड्स, आप लोन दे रहे हो किसे? गवर्नमेंट को। अगर आप लोन दे रहे हो, वो आपको इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? समझ आ रहा है? तो वो इंटरेस्ट आप कमा रहे हो, अगर वो आप कमा रहे हो, दैट इज टैक्सेबल। टफ लगा? फिर से, आपने गवर्नमेंट को दे दिया, आपने गवर्नमेंट को दे दिया 50,000। क्या दे दिया? क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट लोगों से पैसा मांगती है, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आ जाइए। टफ लगा? पॉइंट समझ आ रहा है? ऐसा न सोचना कि ये आपके लिए लाइबिलिटी है, ये खर्च है हमारे लिए, नहीं। आपने ये खरीदा है, मतलब आप समझो आपने 50,000 रुपए बैंक में भर दिए, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। आपने ये पैसा कहाँ पे भर दिया? बैंक में। और आप क्या कमाओगे वहां पे? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट है ना आपके लिए इनकम। समझ आ रहा है? वो इंटरेस्ट क्या है? इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स बेटा क्या आया? इट इज टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, व्हाट इज इट? टैक्सेबल। सो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, व्हाट इज इट? टफ मत लगा? और इसमें याद रखना बेटा, इसमें दो तरह की डिडक्शन अलाउड है। किसमें? इसमें डिडक्शन अलाउड है। किसमें? इंटरेस्ट में डिडक्शन अलाउड है, मतलब जितना आपने कमाया ना, जितना आपने, हाँ, इसमें आपको लेस करना है। क्या करना है सर? लेस क्या करना है? एक तो करना है कलेक्शन चार्जेस। क्या करना है? ये है ना, ये एक तो करना है ये कलेक्शन चार्जेस, दूसरा करना है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटी, अगर दिया होगा। अगर, इज इट क्लियर? कैजुअल इनकम्स बेटा क्या? देखिए, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अब लॉटरी कमाते हैं ना, मतलब जैसे कि ड्रीम 11, ठीक, या विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, यही गेम्स हैं, या विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, विनिंग फ्रॉम, समझ आ रहा है? और विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स। इसमें सिर्फ एक चीज आप याद रखेंगे, ये जो ये है ना, इस पे कोई माइनस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने गैम्बलिंग में 2 करोड़ कमाए, इससे पहले आपने 1 करोड़ हारा था, 2 करोड़ माइनस 1 करोड़ नहीं होगा। कोई भी खर्चा इस पे होगा ना, वो अलाउड नहीं है। सिर्फ जो इनकम आप कमाते हो वो टैक्सेबल है। पॉइंट समझ आ रहा है? किसमें? सो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। लेकिन याद रखिएगा कि जो टीडीएस है ना सर, टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो है एट द रेट ऑफ 30%। ज्यादातर आप इसका याद रखेंगे सर। मतलब अगर आप ड्रीम 11 से कमाते हो 1 करोड़, वो आपको 1 करोड़ नहीं देंगे, वो आपको देंगे 70 लाख। वो 30% टैक्स वहीं पे काटेंगे। कितना काटेंगे? सो दैट इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या कहते हैं? सोर्स, टीडीएस। ठीक है। हाँ सर, ये किस बात में हमें जरूरत लगेगा, मैं आगे जाके बताऊंगा, जब न्यूमेरिकल करेंगे ना हम, वहां पे हमें ये जरूरत लगेगा। लेकिन ये कहाँ पे टैक्सेबल है?
हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इन्हें हम कहते हैं कैजुअल इनकम्स। क्या कहते हैं? सो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग। हाँ, और कोई भी कलेक्शन चार्ज इसमें माइनस नहीं होगा। अब और एक चीज आपने देखा होगा, ये बड़े शौक होते हैं, मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स फॉर रेस पर्पस। हम हॉर्सेस को मेंटेन करते हैं ताकि वो रेस के लिए, ठीक है, तैयार हो जाए। ठीक, इसके लिए हमारे पास एक मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे हम उन्हें मेंटेन करते हैं। बात समझिए बेटा। सो अब यहाँ पे चेक कीजिए, एक पॉइंट मैंने रखा है क्योंकि एक चीज है इसमें। से कि एक एक्स, मिस्टर एक्स है, इसने 2 हॉर्स फॉर्म्स है। कितने हैं? 2 हॉर्स फॉर्म्स। ठीक है, जहां पे हॉर्सेस को क्या तैयार करते हैं रेस के लिए। एक में इसने प्रॉफिट कमाया और दूसरे में हो गया लॉस। He can set off this loss from his profit losses. He can set off this loss from his profits. Is it clear? हाँ, मगर पॉइंट समझना, ऐसे बताऊंगा। लेट इट बी इसका है मुंबई में, कहां पे है, और दूसरा है इसका बेंगलोर में। क्या है? बेंगलोर में। यहां पे इसने 2 लाख कमाया, यहां पे लॉस हो गया 50,000। इज इट क्लियर? यहां पे कितना कमाया, यहां पे क्या हो गया, लॉस। तो ये लॉस ये माइनस कर सकता है, मगर इसी इनकम से। क्या बेटा? इसी इनकम से। हाँ, और ये अगर ये लॉस है, किसी और इनकम के साथ इसे ये सेट ऑफ नहीं कर सकता। सेट ऑफ का मतलब ये है कि ये इसे माइनस नहीं कर सकता किसी और इनकम के साथ, सिर्फ इसी इनकम के साथ। किसे? मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स फॉर रेस पर्पस। समझ नहीं आया? उसमें कुछ नहीं। हाँ, अगर इसमें लॉस आया, ये लॉस ये मगर इसी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकता है। इसी इनकम के साथ क्या कर सकता? इज इट क्लियर? किस इनकम के साथ? बस, इज इट क्लियर? इसी इनकम के साथ। हाँ, लेट इट बी इसका लॉस हुआ 2 लाख रुपए। कितना हुआ? लेट इट बी। और आपके पास है इनकम फ्रॉम सैलरी 5 लाख। आप ये माइनस नहीं कर सकते। पॉइंट समझ आया? तो पहला क्या था? डिविडेंड, याद है। दूसरा था इंटरेस्ट, ठीक है। तीसरा क्या है? कैजुअल इनकम। और फोर्थ मैंने कहा मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स फॉर रेस पर्पसेस। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया? नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर मैं ये लिखूं, ये गिफ्ट्स बेटा, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड्स एक्सीडिंग 50,000। अगर 50,000 से ज्यादा हमने गिफ्ट्स पकड़े, कहां से कितने? समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? बेटा वो है टैक्सेबल। क्या है? टफ लगा? व्हाट इज दैट? टैक्सेबल। आर यू गेटिंग माय आइडिया कि नहीं समझ आया? टफ मत लगा? नहीं, सच बताइए ना बेटा। हाँ, इसको ऐसे आप लिखिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, ये ऐसे है। मैं यहां पे लिखता हूं ये ऐसे। अगर ऐसे लिखा है, गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड्स, बेटा किन से? फ्रेंड्स से। टोटल एक्सीडिंग 50,000, बेटा वो है टैक्सेबल। क्या है? देखिए, एक दोस्त से मैंने गिफ्ट पकड़ा 20,000 का, ठीक। आप कहोगे एग्जाम्प्ट है, नहीं, हमें हमें हर एक फ्रेंड का देखना है, ठीक है, एक साल में। अगर उनका सम अप हुआ 50,000 से ज्यादा, तब टैक्सेबल है। अगर नहीं हुआ तो टैक्सेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसने गिफ्ट लिए फ्रेंड से पूरे साल 40,000, इट्स एग्जेम्प्ट। इट इज एग्जेम्प्ट। समझ आया? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन बेटा, याद रखिए, गिफ्ट इन काइंड। गिफ्ट इन काइंड मतलब बेटा, इसने कोई चीज पकड़ी, गिफ्ट, वॉच पकड़ा, ठीक है, शूज पकड़ा, ठीक, दैट्स एक्सेप्ट। व्हाट इज दैट? पॉइंट समझ आया? हाँ, अगर इसकी शादी है, शादी पे इसने कोई गिफ्ट पकड़ा, बेटा वो भी है एग्जेम्प्ट। क्या है? टफ लगा? या गिफ्ट थ्रू अ विल, इसकी नानी ने इसे एक गिफ्ट दिया, ठीक, गिफ्ट थ्रू अ विल, व्हाट इज दैट? एग्जेम्प्ट। समझ आया बेटा? इज इट क्लियर? एंड गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, बेटा किससे? मगर रिलेटिव में याद रखना बेटा, रिलेटिव एक टर्म है, क्योंकि मैं इसका अलग वीडियो बनाने जा रहा हूं आपको गिफ्ट्स का।
गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव दैट इज एग्जाम्प्ट, दैट इज, हाँ इसमें याद रखिए बेटा ये जो रिलेटिव है ना, इसमें आपका पापा आएगा, पापा, मदर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, हाँ बीवी का भाई, बीवी का भाई भी आए, बीवी का भाई भी आएगा, बीवी का भाई भी आएगा, हाँ अलबत्ता अंकल नहीं आएगा। सर क्यों? इट्स टैक्स, देयर इज नो वाई इन टैक्स। ठीक, इन्होंने कहा अंकल नहीं आएगा तो अंकल नहीं आएगा। ठीक है बेटा। अब पॉइंट इज देयर, ये जो ये है पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ डिसीज्ड पर्सन, क्या बेटा पॉइंट याद रखना। ये नेक्स्ट है, अगर कोई मर गया उसकी फैमिली पेंशन पकड़ती है, उसकी फैमिली पेंशन पकड़ती है, लेट इट बी उन्होंने पेंशन पकड़ा बेटा, उन्होंने पेंशन पकड़ा 1 लाख रुपए, कितना पकड़ा? अब इसमें एग्जेम्प्ट पता है कितना है इसका? 1/3 या 15,000? 1/3, 1/3 ऑफ 1 लाख कितना हुआ? 1/3 ऑफ 1 लाख हुआ 33,000 या 15,000, विच एवर इज लीस्ट। तो 15,000 इसमें एग्जेम्प्ट है, 85,000 इज टैक्सेबल। टफ लगा? So family pension, pension received by the family members of deceased person, 1/3 deduction is allowed or 15,000 whichever is least. Point समझ आया? So family pension में क्या रूल है बेटा? family pension में क्या रूल है? और 15,000 whichever is least. Is it cleared? Okay. Now यहाँ पर ये याद रखे, any rent received by letting, ये सारी जो है इसमें प्रॉब्लम हुई है। मैं ऐसे लिखता हूँ ये पॉइंट बड़ा अलग है, ये ऐसे देखिए, ये ऐसे है, any rent receiving by letting out, अगर आपने देखा है वो जनरेटर देते हैं किराए पे, है ना, देते हैं, by letting out plant and machinery, by letting out या फर्नीचर, इन्होंने किराए पे दे दिया, क्या दे दिया, समझ आ रहा है? हाँ उसका कोई अमाउंट होता है, लेट इट बी इन दोनों का अमाउंट हो गया 1 लाख, इसमें लेस होगा खर्चा, लेस एलोवेबल एक्सपेंस। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस होगी, क्या होगी माइनस? डेप्रिसिएशन माइनस होगी, रिपेयर्स क्या होगी माइनस? आपने पहले समझ आया? हमने किराए पे दे दिया, जनरेटर दे दिया, कोई हाँ शादी पे देते हैं ना वो गीजर भी देते हैं, है ना, वो फैंस भी देते हैं किराए पे, देते हैं कि नहीं? अब वो किराए पे दे दिया, कितना कमाया? 1 लाख, लेकिन इसमें माइनस क्या करना है हमें? डेप्रिसिएशन माइनस करना है, रिपेयर्स माइनस करना है। ठीक है, अगर इस पे इंश्योरेंस किया होगा वो भी आपको माइनस, एंड इवन सैलरी जो आप देंगे ना, जो वहां पे लगाएगा ना, उसकी सैलरी होती है ना, वो भी क्या होगी? माइनस। लेट इट बी इन चारों का खर्चा हो गया 40,000, कितना हो गया? पॉइंट समझ आया पहले? सो अर्नी रेंट रिसीविंग बाय लेटिंग आउट प्लांट एंड मशीनरी, अगर आप किराए पे देते हो प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर, उसमें आपको माइनस करने हैं ये सारी चीजें। इज इट क्लियर? टफ मत लगा? टफ मत लगा? कोई पॉइंट है यहाँ पे? पॉइंट समझा? ठीक, पहला था डिविडेंड रिसीव्ड। सो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, समझ आ रहा है? डिविडेंड एज बोनस इट्स टैक्सेबल। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, मगर दो तरह की डिडक्शन अलाउड है, एक तो कलेक्शन चार्ज वहां पे, सिक्योरिटी, अगर हमने कोई लोन लाया उस पर इंटरेस्ट दे दिया, मतलब सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, शेयर्स के लिए नहीं। इज इट क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा था कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम में आता था विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स और मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स फॉर रेस पर्पस। फिर पढ़ा था हमने फैमिली पेंशन, ठीक है, उसमें सिर्फ डिडक्शन है दो, कि 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लीस्ट, यहाँ तक ठीक। और हमने पढ़ा, अब हमने पढ़ा कि अगर हम किराए पे देंगे ना लेटिंग आउट प्लांट एंड मशीनरी, तो ये भी क्या है बेटा, मतलब इसमें ये टैक्सेबल है लेकिन इसमें एक्सपेंसेस माइनस होंगे। इज इट क्लियर? अब बहुत इजी है। रॉयल्टी अर्न फ्रॉम कोल माइन लेस अलाउएबल एक्सपेंसेस, मतलब
इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। देखिए रॉयल्टी क्या होता है, हमारे पास एक जमीन है, एक जमीन है हमें, ठीक है। सपोज ये है 100 कनाल्स, क्या है, ये मुझे अभी बैठ के था, मुझे एक बंदा आया, ये जमीन आप मुझे दे दीजिए, मैं इस पे सब्जी उगाऊंगा। क्या उगाऊंगा? हाँ, मैं एक कनाल को आपको दूंगा 100 रुपए। एक कनाल को कितना देगा? अब मेरे पास कितने कनाल्स है? 100। या ये कह रहा है मैं एक कनाल को दूंगा आपको 200 रुपए। अब मेरे पास कितने कनाल्स है? 100। तो ये मुझे देगा ना 20,000 रुपए। इट्स कॉल्ड रॉयल्टी, क्योंकि एसेट मेरा है, इस्तेमाल ये कर रहा है। एसेट मेरा है, इस्तेमाल ये कर रहा है। इज इट क्लियर? समझ आए? ठीक है। हाँ, कितना कमाया? 20,000। अगर इसमें कुछ खर्चा होगा ना, वो माइनस होगा, वो माइनस होगा। इट्स कॉल्ड रॉयल्टी। ठीक। या रॉयल्टी अर्न्ड बाय द बुक ऑफ ऑथर। हमने बुक लिखी, क्या लिखी? बुक। बुक लिखने में हमें हमने कमाए 50,000 रुपए। क्या कमाए? हाँ, लेकिन कुछ खर्चा भी हुआ 10,000। 50,000 माइनस 10,000, दैट इज 40,000 इज टैक्सेबल। पॉइंट समझ आया? टफ मत लगा, टफ मत लगा। इज इट रॉयल्टी? समझ आया? रॉयल्टी अर्न फ्रॉम कोल माइन, रॉयल्टी अर्न फ्रॉम बुक। इज इट क्लियर? टफ मत लगा। नाउ इनकम फ्रॉम मैं आरजे सारा, ठीक है, आपकी आंखों का तारा। इनकम फ्रॉम रेडियो टॉक्स या टीवी टॉक्स, राइटिंग ऑफ आर्टिकल्स, ये भी कहाँ पे एक टैक्सेबल है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इज इट क्लियर? फिर से एक दो बार देखिए। रॉयल्टी फ्रॉम कोल माइन, रॉयल्टी फ्रॉम बुक, ठीक है, इट्स टैक्सेबल, वहां पे मगर एक्सपेंस माइनस होते हैं। और मैंने कहा है इनकम फ्रॉम रेडियो टॉक्स, टीवी टॉक्स और राइटिंग ऑफ आर्टिकल्स, ये भी क्या है? टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्स। नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट, टिप्स रिसीव्ड बाय वेटर। हाँ, वेटर अगर टिप्स पकड़ेगा ना कस्टमर से, इट इज टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्स। अगर आपने एम्प्लॉयर से पकड़ा ना, तो वो सैलरी है। हाँ, टिप्स रिसीव्ड बाय वेटर, अगर टिप्स कौन पकड़ेगा बेटा? वेटर। वो भी क्या है बेटा? टैक्सेबल। किससे टैक्सेबल? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर सेटिंग ऑफ पेपर्स, जो पेपर्स बनाते हैं ना ये, एग्जाम ड्यूटी बाय टीचर्स, दैट इज टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्स। दैट इज टैक्सेबल फ्रॉम। टफ लगा? अगर इन्होंने पेपर सेट किए, वो भी क्या है? टैक्सेबल, मगर किससे? अदर सोर्स से। any remuneration received by employee from person other than his employer। आपको याद है मैं सैलरी में कहता था सिर्फ एम्प्लॉयर से टैक्सेबल है। हाँ, एम्प्लॉयर के बगैर अगर ये किसी से भी कुछ पैसा पकड़ेगा ना, दैट इज टैक्सेबल फ्रॉम। समझ आ रहा है? और बिजनेस में होता था क्रेडिट साइड से इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैं कहता था ये नॉन बिजनेस है, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड आता है यहाँ। टफ लगा? इज इट क्लियर? फिर से रॉयल्टी अगर कमाएंगे, इनकम फ्रॉम रेडियो टॉक्स, टीवी टॉक्स, राइटिंग ऑफ आर्टिकल, टिप्स रिसीव्ड बाय वेटर, या रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर सेटिंग ऑफ पेपर्स, any remuneration received by employee from employer other from person other than his employer, it is taxable from other source। okay, foreign agriculture income, देखो एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, लेकिन फॉरेन में अगर आपका कोई होगा, वहां पे भी अगर आपका लैंड है फॉरेन में, वहां पे आपने एग्रीकल्चर इनकम कमाई, दैट्स टैक्सेबल। दैट इज, यहाँ पे वो टैक्सेबल है, फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम। ओके। कमीशन रिसीव्ड बाय एन एजेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का जो एजेंट होता है ना, अगर वो कमीशन कमाएगा ना, दैट इज टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्स। समझ आया? ये लिस्ट इन्होंने दिया है, आपको याद करना है, आपको याद करना है। ओके। फी रिसीव्ड फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स आउटसाइड इंडिया, आपने फी पकड़ा फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स आउटसाइड, आपने लेक्चर्स दिए इंडिया से बाहर, दैट इज टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्स। टफ लगा? ओके। मनी फाउंड ऑन रोड साइड, आपने देखो ना, इसने एक चीज भी नहीं छोड़ा है, टैक्स वाले ने एक चीज भी नहीं छोड़ा है। बाहर आपने पैसा पकड़ा, मतलब देखा यार पैसा है यहाँ पे 2 लाख रुपए, क्या है? अब आपने भराई अकाउंट में, जो ही अकाउंट में आपने भरा, टैक्स वाला आपको फोन करता है, पैसा कहाँ से लाया? ये सड़क से। कोई नहीं, आप ही का है, ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन हम तो यहाँ पे बैठे हैं ना, टैक्स दो ना आप। इट्स टैक्स, इट इज। समझ आया? वरना तो हर कोई कहता ना मैंने सड़क से उठाया पैसा, वो कहता है नहीं, इसे भी टैक्स देना है। इनकम फाउंड ऑन रोड साइड, ठीक है, वो भी क्या है? टैक्सेबल। इज इट क्लियर? नाउ कंसल्टेशन फी, आप किसी को कंसल्ट करते हो, इट्स टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल। यहाँ तक ठीक? यहाँ तक ठीक बेटा? एक दो बारी हम रिवाइज करेंगे इसका। सो रॉयल्टी अर्न फ्रॉम कोल माइन, रॉयल्टी अर्न फ्रॉम बुक,
ठीक है। इनकम फ्रॉम रेडियो टॉक्स है, टिप्स रिसीव्ड बाय वेटर है, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर सेटिंग ऑफ पेपर्स, इट इज टैक्सेबल। ठीक है। फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम ये भी टैक्सेबल है। यहाँ तक ठीक है बेटा? ओके। डायरेक्टर फी, डायरेक्टर सैलरी नहीं पकड़ता, डायरेक्टर क्या पकड़ता है? फी। याद रखना, इट इज टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्स, इट्स टैक्सेबल फ्रॉम। ओके। सैलरी रिसीव्ड, सैलरी सर मगर किसने? एमएलए, एमपी और एमएलसी, एमएलए, एमपी और एमएलसी, समझ आ रहा है? दैट इज टैक्सेबल। कहाँ पे? अदर सोर्स से। पॉइंट समझना, सैलरी आता है मगर किसकी आती है? एमपी, एमएलए और एमएलसी। ठीक है। इन इंसान, अगर ये इंसान पकड़ेंगे सैलरी कहाँ पे, मतलब तो वो टैक्सेबल है अदर सोर्स से। इज इट क्लियर? सैलरी से टैक्सेबल कहाँ पे टैक्सेबल है? अदर सोर्स। इनकम अर्न फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स, आपने पैसा कमाया लेकिन सोर्स नहीं बता रहे हो कहां से कमाया, ये डायरेक्ट टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 60%। क्या है? हाँ, इनकम में तो आएगा, जब एंड पे टैक्स निकालेंगे ना, इस पे डायरेक्ट इन्होंने टैक्स क्या रखा है? 60%। जब पैसा बंद हो गया ना, वो डिमोनेटाइजेशन होगी ना, तो बहुत सारों ने क्या कहा, ये उनने कहा पैसा कहाँ से, पता नहीं, कोई नहीं, टैक्स टैक्स दीजिए। वो उस वक्त टैक्स था 70%। क्या था? 30% हम आपको देंगे लेकिन 70% आपको हमें देना है। समझ आ रहा है? सो इनकम अर्न फ्रॉम ये अनडिस्क्लोज सोर्स, आप नहीं बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे आएगा टैक्स वाला, पैसा कहाँ से आपने लाया, मैं कहूंगा मैंने लाया, फी है मेरा, इट इज डिस्क्लोज सोर्स, सोर्स इज देयर। लेकिन अब ऐसा पैसा है जहां का मैं डिस्क्लोज नहीं करता, लेट इट बी। वो कहेगा कोई नहीं, हम आपको जेल में नहीं भरेंगे लेकिन यू हैव टू पे टैक्स। हाउ मच? 60% टू दिस इनकम। इस इनकम को कितना देना है टैक्स आपको? 60%। इज इट क्लियर? रॉयल्टी अर्न बाय लीजिंग ग्राउंड और ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट हम कैपिटल गेन में नहीं लेते थे, ग्राउंड रेंट यहाँ पर टैक्सेबल है। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? सो दिस इज इट, ये था व्हाट आर द लिस्ट ऑफ इनकम्स व्हिच आर टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्स। एक दो बार देखो, थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करता हूँ जितना मुझे याद रहा। सबसे पहले हमने हमने कहा डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड ऑन शेयर्स। ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड डिविडेंड एज बोनस शेयर्स। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। इसमें होता है लेस कलेक्शन चार्जेस और होते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटी, मतलब इनके लिए हमने लोन लाया था। ठीक है। इसके बाद कैजुअल इनकम है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स। टफ लगा? क्या वो चीज़ ठीक है? कोई क्वेश्चन है? नहीं, सच बताइए, कोई क्वेश्चन है? मत है कोई क्वेश्चन? यहाँ तक ठीक है? इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए, इसके बाद है रेडियो टॉक्स, कमीशन रिसीव बाय एजेंट या फैमिली पेंशन, उसमें है 1/3 और 15,000 विच एवर इज लीस्ट। इज इट क्लियर? वही है ना, और मत है कुछ? ठीक। और इसके बाद मैंने कहा, ये तो यहाँ तक था। और ये भी चीज़ें थी कि रॉयल्टी अर्न कोल माइन से या बुक ऑथर का होगा। ठीक है। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस। ठीक है। या मनी फाउंड ऑन रोड साइड, टैक्सेबल, सैलरी रिसीव्ड बाय एमएलए, एमपी, एमएलसी। ये आपको लिस्ट याद होना चाहिए। समझ आ रहा है? विद दिस ये आपका पहला टॉपिक आज खत्म हो गया। हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस है, चेक कीजिए बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंडेड 31 मार्च 24 में ये बुक लाई मैंने। तो कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम डिविडेंड, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इट इज टैक्सेबल। डिविडेंड प्रेफरेंस टैक्सेबल, मगर कह रहा है कलेक्शन चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड। क्या डिविडेंड में कलेक्शन चार्ज आता है? नहीं। समझ आ रहा है? टफ मत लगा? नहीं टफ मत लगा, सच बताए बेटा। इसके बाद कह रहा है रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ए बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी। हमने रेंट पे दे दी, क्या दे दी? रेंट पे दे दी। इज इट क्लियर? रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट कितना, और इस पे क्या होता है? डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, ऑफिस एक्सपेंस रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड रिपेयर्स। लेकिन हाँ, इसकी इनकम तो इन्होंने दी नहीं है। देखो नई बुक लाई ना इन्होंने, देयर इज प्रॉब्लम। समझ आ रहा है? देयर इज प्रॉब्लम। मैं पुरानी बुक पे देखता हूँ क्योंकि इसमें शायद था 3500 पर मंथ, मुझे अब भी याद है ये। एक मिनट रुकना। सो नई बुक पे इन्होंने नहीं दिया है यहाँ पे रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ए बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी कितना, वो ये भूल गए हैं क्योंकि ये नए हर साल बनती है ना नई। तो असल में ये 30,000 है। मैंने ये 23-24 का लाया, उसमें था ये 30,000। इस पे इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, मतलब ये भूल गए हैं। ठीक, क्योंकि जब आप प्रिंट करते हो ना नहीं, तो कुछ एरर्स आते हैं।
तो सबसे पहले है डिविडेंड, है ना, इक्विटी डिविडेंड। वेरी गुड। इट इज टैक्सेबल। हाउ मच इट इज? 25,200। ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज डिविडेंड। ये भी बेटा इंडियन कंपनी ही होगी। सर क्यों, आपको कैसे पता चला? मत दिया है, जब नहीं दिया होगा दैट इज इंडियन कंपनी। ये कितना है बेटा? 12,000 रुपए। ठीक है। नाउ कलेक्शन चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड में कोई कलेक्शन चार्ज नहीं आता है। टफ लगा? ओके। नाउ हियर इज अ पॉइंट, रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट अ बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी, अलोंग विद, हाँ कितना, वहां पे 30,000 है। सर ये भूल गए हैं, नई बुक है ना 24-25 है ना, 24-25 का, क्योंकि मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, असल में ये 30,000। अब मैंने 23-24 का देखा, यहाँ पे कितना था ये? 30,000। हाँ याद है ये पॉइंट। अगर हम लेट आउट बिल्डिंग करेंगे उसमें माइनस होते हैं सारे एक्सपेंस, है ना। रेंट फ्रॉम लेटिंग प्लांट एंड मशीनरी। सर ये 30,000 कहां से लाया? बुक वाले को भूल गया है, बुक वाले को भूल गया। सर क्यों? क्योंकि पुरानी बुक से नई बुक बनाना ना हर साल इसमें प्रिंट होता है, एरर होता है। ठीक, तो लेस करेंगे एलोवेबल एक्सपेंस। क्या बेटा? आप बताएंगे बेटा कौन कौन सा है? एक तो है डेप्रिसिएशन, वेरी गुड, पढ़ाया अभी आज ये। इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, और क्या था बेटा? ऑफिस एक्सपेंस, फिर और है रिपेयर्स। एक मिनट, बताएंगे डेप्रिसिएशन कितना है? और 1600। हाँ ये आपको सारे माइनस करने हैं। इज इट क्लियर? कितना आया बेटा? टफ लगा? टोटल कीजिए आप। दैट इज 0,048, 58,400। सो व्हाट इज द आंसर? कुछ चीजें होती है ना जहां पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। मत दिया था, मुझे पता थी ना ये, है ना। इज इट क्लियर? इजी है, टफ मत लगा, सच बताए। ठीक, ओके। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। कॉर्ड गेम लॉस। कॉर्ड गेम हमने खेली, वहां पे लॉस हुआ, क्या हम ये सेट ऑफ कर सकते हैं? पहले ही कहा मैंने, नहीं। कॉर्ड गेम लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ। मतलब ये लॉस हुआ ना, इसे हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। इट्स क्लियर? किसे? कॉर्ड गेम लॉस को। इट्स नॉट एग्जाम्पल, इट्स नॉट, समझ आ रहा है? ओके, हम यहां पे लिखेंगे कॉर्ड गेम लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, क्योंकि जुआरी हर वक्त हारा होता है। फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स फॉर रेस पर्पज। याद है, कहा था ना मैंने कि हम हॉर्स फॉर्म्स बना रहे हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स फॉर रेस पर्पज। बेटा क्या? मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स फॉर रेस पर्पज। लॉस आया मुंबई में, प्रॉफिट आया बेंगलोर में। क्या बेटा? प्रॉफिट कितना है बेटा? 20,000। और लॉस कितना आया बेटा? लॉस एट मुंबई है ना, प्रॉफिट है बेंगलोर में। कहां पे है? और लॉस कहां पे है बेटा? बॉम्बे। हाउ मच इट इज? 40,000। तो यहां पे -20,000 है। याद रखना, मैंने कहा ना, इसे हम लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड। क्या लिखेंगे? मतलब अगले साल हम इसे, अगर इसमें और प्रॉफिट आया तो इसे हम सेट ऑफ कर सकते हैं। बात समझना क्या बेटा? क्योंकि मैंने कहा था ना, ये इनकम जो है, पहले बात मेरी सुनिए,
ये इनकम जो है ना, अगर इन दोनों में लॉस और प्रॉफिट हुआ, ये आपस में हम मतलब सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसके बगैर कोई और इनकम होगी वहां पे सेट ऑफ नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? वहां पे सेट ऑफ, पॉइंट समझ आया? मतलब एक जगह प्रॉफिट आया, दूसरी जगह लॉस। अब ये लॉस कितना है ज्यादा? 20,000। ये 20,000 में यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि इसे कोई सेट ऑफ नहीं कर सकता, इसे यही इनकम सेट ऑफ कर सकता। हाँ, इस साल नहीं, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। इज इट क्लियर? डन? और डिविडेंड है, बताओ डिविडेंड, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, हाउ मच इट इज? 6,000। टफ मत लगा। और बैटिंग इन हॉर्स रेस, ये इनकम नहीं है, ये बैट है, ये बैट है, यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मच इट इज? 4,000। सो व्हाट इज इट? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इज इट क्लियर? इजी है, सच बताओ, टफ मत लगा, ठीक है। कहा था ना मैंने अब इजी है।